जैसे हमने प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक बहुत मिस्टीरियस डेथ थी जो आज तक वो मिस्टीरियस ही बनी हुई है। एक सेलिब्रिटी रहे सुशांत सिंह राजपूत। तो निश्चित था पहले कि इसी तरीके से मिस्टीरियस डेथ होगी। पीछे चहल जी का डिवोर्स हुआ, वो भी यानी कि सप्तमेश का प्रॉब्लम या उनका डेस्टाइन था कि होना है। तो ये दोनों का बैलेंस में कुल मिला के पूरा चार्ट इन दो राष्ट्रों के बीच में इस समय पर हो रखा है। मीन में और कन्या में 7 लोग 9 में से वहां घूम रहे। जिस दिन तो ट्रांजिट हुआ उस दिन तो अमावस थी, तो चंद्रमा भी वही थी। तो आप दुनिया में क्या हो रहा है? मीन राशि में बॉर्डर आता है, मीन राशि में टैक्सेस आते हैं, टैरिफ आता है, इमिग्रेशन आता है, आश्रम आते हैं, फॉरेन मैटर्स। पूरे विश्व में यही हो रहा है। तो जब ये लिखी गई ज्योतिष, तो ये किसने लिखी? फिर मैं आपको एक किस्सा सुना। शिव पुराण में जब शिव जी पार्वती जी से शादी करने के लिए तैयार हो गए, तो शिव जी ने सप्त ऋषियों को बोला कि अच्छा सा मुहूर्त निकालिए, लग्न साधन कीजिए ताकि हम विवाह कर सकें। मैरिड है किसी का, कमिटमेंट्स में, उसके साथ भी अलग से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। वो सब चीजें भी क्या नवमान से देखी जाती है? उसमें जन्म लग्न को आपको बेसिस देके चलना ही पड़ता है। स्टोरी को थोड़ा सा ब्रीफ करिए, जो गंधारी जी ने टेस्ट ट्यूब का वो के मटकों में किया। तो और कौरवों का जन्म कैसे हुआ ना? एक माँ 100 बच्चों को जन्म दे सकती है क्या प्रैक्टिकली? लिविंग रिलेशनशिप के लिए प्लेनेट कौन से जिम्मेवार होते हैं? कैसे हम करेंगे कि वो भाग्य की वजह से ऐसे कर्म कर रहा है या कर्म ऐसे कर रहा है तो इसको ऐसा भाग्य मिला? पिछले जन्म के आप जो आप लेकर आए हो वो आपने दान दे दिया। नहीं तो हिंदू धर्म में क्या जरूरत थी भाई कि पिताजी की मृत्यु के बाद बच्चा बाल कट रहा है? किसी और धर्म में होते देखा? हेलो व्यूअर्स, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की विभिन्न पहलुओं के बारे में। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र आप सबने सुना है, हम सबने सुना है कि लग्न चार्ट से हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो आज किस चार्ट से प्रेडिक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग की जा सकती है, या कौन सा चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रेडिक्शंस के लिए, इसी के बारे में बात करते हैं हम आज के हमारे गेस्ट मिस्टर आलोक खंडेलवाल जी से। नमस्ते सर। जैसे आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, इतने सालों से आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, तो हम शुरुआत यही करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी है क्या? 2 अलग अलग शब्द है ना? एक है ज्योतिष, एक है एस्ट्रोलॉजी। जब आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो, मैं सालों से ये कहता हूँ, जब आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो तो आप ऊपर जो एस्ट्रल बॉडीज है उनके कैलकुलेशन की बात कर रहे हो, उनके मूवमेंट की बात कर रहे हो। जब मैं ज्योतिष बोलता हूँ तो ये ज्योति प्लस ईश है, यानी कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो ज्योति स्वरूप है। तो जब मैं अपने अंदर की ज्योति को पहचानता हूँ, उसमें ईश्वर के दर्शन करता हूँ, तो वो ज्योतिष। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजी, मैं भी एस्ट्रोलॉजी यूज करता हूँ, हम सब करते हैं क्योंकि अंग्रेजी ज्यादा सामान्य लगती है, बट शब्द ये है। सो बेसिकली, और इसीलिए जो दूसरे के अंदर की ज्योति यानी कि उसके आत्मा का लक्षण को आइडेंटिफाई कर पाता है, वो ज्योतिषी है। सो इसीलिए उसको संस्कृत में देवज्ञ का मतलब कि जो देवताओं के नजदीक है या फिर जो देवताओं का मैसेंजर, इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट बताया उसको। तो इसलिए ये हमारी नजर में ज्योतिष जो है वो केवल एक प्रेडिक्शन का टूल नहीं है। इट इज बेसिकली अ साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी वेयर यू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर जो आत्मा है उसका यात्रा इस जन्म में है क्या, अब हम क्या करने आए इस जन्म में इस पृथ्वी पर। वो जो प्राचीन स्वरूप है वो तो यही था। तो मेरी नजर में ये मतलब है। और आजकल के मॉडर्न टेक्निक से कैसे देखा जा रहा है इसे? आजकल का जो मॉडर्न तकनीक है उसमें देखिए, जो भी तत्व ज्ञान है, मतलब आपको पता ही है, आप खुद ज्योतिषी हैं, तो कि ज्योतिष जो है वो वेदों से आता है, वेदों का अंग है। अब वेदों के 6 अंग हैं, उन 6 में से एक ज्योतिष, जिसमें भी वेदों की नेत्र का गया। तो मतलब कि आप वेद में एक शब्द भी पढ़ नहीं सकते बिना कि आप कैसे पढ़ोगे। तो जो भी तत्व ज्ञान है वेद से आता है, उसका देश काल पात्र से परे होता है। यानी कि आज से 10,000 साल पहले भी इसकी जरूरत थी, आज भी है, और आगे आज से आने वाले 500, 1000, 2000 साल जब तक मनुष्य रहेगा तब तक जरूरत रहेगी। केवल टाइम के हिसाब से पर्सपेक्टिव बदल जाता है। सो टुडे अगर आप आज के पर्सपेक्टिव में देखो तो इट इज मोर और लेस अ प्रेडिक्शन साइंस।
क्यों? क्योंकि लोगों को एस्पिरेशन बहुत है, चिंताएं बहुत है और स्ट्रेस तो है ही। तो आज के टाइम में मैक्सिमम लोग ज्योतिष के पास आते हैं अपने चिंताओं को दूर करने के लिए, कि भाई हमारा मकान कब होगा, विदेश कब जाएंगे, शादी कब, ये डिजायर है या फिर चिंताएं हैं। पुराने जमाने पर वो आते थे ज्योतिषी के पास कि मेरा मोक्ष कैसे होगा, मेरा आत्मा का यात्रा क्या है, मेरे मेरे इष्ट देव कौन है, किसकी मैं साधना करूं कि जिससे मेरे कर्म कटे। तो प्रश्न अलग अलग है, अभी थोड़े अलग है। प्रश्न अलग हो गए हैं, विद्या सेम है, विद्या सेम है, प्रश्न अलग हो गए हैं। तो जैसे इसकी शुरुआत जिसमें भी लिखा गया, जैसे आपने कहा कि देवताओं के द्वारा दिए गए नेत्र हैं, या ज्योतिषी कौन है? वेदों के द्वारा। हाँ, वेदों के द्वारा। ज्योतिषी वो है कि जो देवताओं का मैसेंजर है हमारे लिए। तो जब ये लिखी गई ज्योतिष, तो ये किसने लिखी जिनको हम आज पढ़ रहे हैं? तो इसके बारे में कोई भी पूरी तरीके से नहीं बता सकता, कुछ चीजें हैं। जैसे आज जो हम पढ़ रहे हैं वो तो सब जो ऋषि पराशर ने बोला, बृहद पराशर होरा शास्त्र, वो उन्होंने ब्रह्मा जी से सुना। तो उन्होंने कब सुना उसके विषय में जानकारी नहीं है, राइट। उन्होंने बृहद पराशर होरा शास्त्र बोला, जनरली वो हमारी गीता है आज के लिए। फिर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। शिव पुराण में जब शिव जी पार्वती जी से शादी करने के लिए तैयार हो गए, तो शिव जी ने सप्त ऋषियों को बोला कि अच्छा सा मुहूर्त निकालिए, लग्न साधन कीजिए ताकि हम विवाह कर सकें। तो अब मतलब कि अगर शिव जी का शादी के टाइम पर मुहूर्त निकाल रहे स्वयं शिव जी, स्वयं भोलेनाथ, तो मतलब तब भी ज्योतिष थे। दूसरी चीज ये है कि सूर्य, भगवान सूर्य का दूसरा नाम ज्योतिष है, यानी कि जब से सूर्य है तब से ज्योतिष है। इसीलिए इसको पृथ्वी पर उपस्थित पहली प्रत्यक्ष विद्या के पहली प्रत्यक्ष विद्या है। मतलब कि आई कैन सी सूर्य, आई कैन सी चंद्र, पहली प्रत्यक्ष विद्या। इसलिए कि जब से पृथ्वी है तब से ये ज्ञान है, क्योंकि जब सूर्य का नाम ही ज्योतिष है और आपको पता ही है कि ये सूर्य की विद्या है। इसलिए तो आप जब अब स्टूडेंट को हम पढ़ाते तो हम उनको बोलते हैं आप गायत्री मंत्र कीजिए, इससे आपको सूर्य आपका बलवान होगा, सो दैट आप अच्छे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो जो हम पे जो अभी टेक्स्ट अवेलेबल है ऋषि भृगु के, ऋषि पराशर, ये 5000 साल 7000 साल पहले की बातें हैं, बट नोबडी नोज। मैंने जो आपको रिसेंट उदाहरण दिया है वो शिव पुराण से, उसके पहले भी बहुत से रहे होंगे, हो गई रहे होंगे। जैसे भी आपने कहा कि शिव पुराण में शिव जी ने कहा कि लगन को देख के अच्छा मुहूर्त निकालिए, तो आज की डेट में भी हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए होता है, कोई भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें लगन चार्ट को देखना है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे चार्ट हैं, लगन चार्ट, नवमांश, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली। तो कौन सा चार्ट सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन देता है, या सबके अपने अपने महत्व हैं? हाँ, तो दोनों चीजें हैं। इस सब चार्ट का अपना अपना महत्व, नहीं तो इतने चार्ट की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। जो पूरा, अब आप उसको देखिए, लग्न कुंडली पूरी खाली है एक तरीके से। लग्न क्यों सबसे इंपॉर्टेंट बताया? क्योंकि लग्न में आपका शरीर है, सो इट्स लाइक फ्यूज है यहाँ पर हमारा, है ना। वो फ्यूज आप निकाल दोगे तो फिर हाथ, अगर बुद्धि दिमाग मेरा काम करना बंद कर देगा तो हाथ को मैसेज नहीं देगा, मेरा हाथ कितना भी अच्छा हो उठ नहीं पाएगा। सो दैट्स व्हाई लग्न इज ऑलवेज जैसे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबका अलग अलग महत्व। लग्न कुंडली से आप संसार में क्या करते हैं वो हम डिसाइड करते हैं। आप व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड, आप अच्छे दिखते हो, बुरे दिखते हो, बुद्धिमान हो, धनवान हो, आपका व्यापार क्या, ये सब आप लग्न कुंडली से देखेंगे। उस थाली के अंदर आपको पसंद क्या है और नापसंद क्या है, ये चंद्र कुंडली से देखेंगे। बड़ा अच्छा कंसेप्ट। पूरी थाली हो गई आपका जीवन। हाँ जी। तो चंद्रमा मन है। अब मेरे मन से अष्टम में मान लो कोई ग्रह, चंद्र लग्न से अष्टम में कोई ग्रह, इट कैन बी द वाइफ, सेवंथ लॉर्ड। जन्म लग्न में बड़ी बलवान, तो मैं बोलूंगा भाई शादी अच्छी चलेगी। चंद्र लग्न से अष्टम है, बोलूंगा तेरे को पत्नी पसंद नहीं है, तेरी शादी अच्छी चलेगी लेकिन पत्नी पसंद नहीं है। इट हैपेंस, पीपल कॉम्प्रोमाइज। आजकल तो बहुत, पहले भी करते थे कि भाई ठीक है हमारे पति ऐसे, हम नहीं पसंद है, क्या करें, लेकिन शादी चल रही है। तो आपको, आपका मन कैसे किसी चीज को रिस्पॉन्ड करता है वो आप चंद्र लग्न से देखो। आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? बुद्धि से। तो लग्न इज बुद्धि, चंद्र इज मन, सूर्य इज आत्मा। Okay. So how is your soul travel? That you will see from the Surya Lagna.
सेकंड इज सूर्य इज द कारक फॉर हेल्थ, लग्न का कारक है, इसलिए सूर्य, जब तक सूर्य है तब तक हम जीवित है, तो इसलिए सूर्य लग्न से आप हेल्थ देखोगे ओवरऑल। तो जब आप प्रेडिक्शन करने बैठते हैं तो आप जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और नवांशा, ये 4 लग्न आपको कंपलसरी देखने पड़ेंगे। क्योंकि हम माइंड की बात कर रहे हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि सब लोग बोलते हैं कि भाई जब आप गोचर का प्रेडिक्शन करते हैं तो वो आप चंद्र लग्न से करो। ओके, चंद्र से ही करते हैं ना आप गोचर का प्रेडिक्शन, साढ़े साथी हो, कोई भी हो, शनि का ट्रांजिट, गुरु का ट्रांजिट, मेजरली ऋषि पराशरा इज आल्सो सेड, राइट? क्यों लग्न से क्यों नहीं करे? क्योंकि चंद्र मन है, तो क्योंकि गोचर जो है वो आज इस समय क्या हो रहा है वो है। आई कैन बी अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, राइट, बट आज मेरा चंद्रमा अष्टम में, तो आज मैं गुस्सा हो सकता हूँ, एंजाइटी हो सकती है, मेरे को डिप्रेसिंग फील हो सकता है। मोटा मोटा आप मुझसे बोलोगे, किसी से बोलोगे कि अरे आलोक जी इज वेरी हैप्पी मैन, आज पता नहीं कैसी बातें कर रहे थे। सो दिस इज, आज ऊपर ग्रह कैसा मेरे संग कॉरेस्पॉन्डेंट कर रहे हैं, वो गोचर है, और वो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ मेरे माइंड से। आज मेरा मन नहीं है ऑफिस जाने का, राइट, दिस इज गोचर, मून। मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, जन्म लग्न, हाउ इज योर 10th लॉर्ड इन द जन्म लग्न, आई डोंट वांट टू गो टू ऑफिस, चंद्र लग्न, आई एम नॉट वेल, सूर्य लग्न। तो बुद्धि, मन, आत्मा, इसलिए 3 लग्न। और नवमांश को कैसे? सो नवमांशा में आप जो भी एक्ट कर रहे हो उसका फाइनल प्रतिफल मिलेगा या नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जन्म लग्न में 10th लॉर्ड एग्जाल्टेड है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा कार्य, जो भी काम करोगे आप काम अच्छा करोगे, अच्छा जी, तो आप एक अच्छे पद पे हो सकते हो। मे भी अगर आपके चार्ट में बिजनेस का योग है तो आप बोलोगे कि भाई बिजनेस, काफी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, राइट। अब ये ग्रह नवांशा में नीच का हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? नवांशा इज 9th हाउस चार्ट, 9th हाउस इज हाउस ऑफ फॉर्चून, भाग्य। तो मैं जो भी बिजनेस बिल्ड करूंगा वो ग्रह नवांशा में नीचता है, मैं स्वयं उसका आनंद नहीं ले पाऊंगा। मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि आपके पास है सब कुछ लेकिन आप भोग नहीं पा रहे। करेक्ट, क्यों? क्योंकि 9th हाउस मेरे भाग्य में नहीं। इसीलिए तो ये प्रिंसिपल है कि जो ग्रह जन्म लग्न में नीचस्थ हो, नवांशा में उच्चस्थ हो, वो उच्च के रिजल्ट देता है। जो ग्रह जन्म लग्न में उच्चस्थ हो, नवांशा में नीचस्थ हो, वो नीच जैसे रिजल्ट देता है। क्या जरूरत थी ऋषि पराशर को ये देने की? उसका मतलब ये है मेरे भाग्य में नहीं है वो, उसका सुख उठाना, इसीलिए वो विवाह सुख का चार्ट। इसलिए नवांशा से आप 2 चीजें देखते भाई, हर ग्रह का भाग्य, मतलब हर ग्रह का प्रतिफल, और दूसरा शादी। तो शादी, अब आइडियली तो शादी आप बोलते हो 7th हाउस का फंक्शन है, फिर नवांशा से क्यों देते? क्योंकि ये धर्म का मसला है। शादी जो है वो 9th हाउस का प्रिंसिपल है। कैसे है बता दो? वाह, बताओगे? भाई आप कोई भी 2 लोग जो है वो प्यार कर सकते हैं एक दूसरे से, साथ रहने लगे लिव इन में, जब तक उस पर 9th हाउस का ठप्पा नहीं लगेगा तब तक वो रिलेशन लेजिटिमेट नहीं होगा। 9th हाउस में 2 लोग आते हैं, एक पिताजी, एक सरकार, सूर्य। या तो सरकारी सर्टिफिकेट हो आपके पास मैरिज का, या फिर पिताजी आके कन्यादान करें। इसलिए शादी एकमात्र ऐसी चीज है आप देखोगे जिसमें कि माँ का रोल कम है फेरे में, पिता करता कन्यादान। हाँ जी। क्यों? क्योंकि 9th हाउस धर्म, धर्म मतलब रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म मतलब इट इज द बिगेस्ट धर्म टू गेट मैरिड टू समबडी। इसलिए आप नवांशा में 2 ही चीज देखते हो, मेरा धर्म, मेरा भाग्य और शादी, ये 3 में, इसलिए इट इज सो इम्पोर्टेंट नवांशा। और हम जो बाहर कर रहे हैं उसका हमें अंदर एज ए ह्यूमन कैसा महसूस हो रहा है, ये नवांशा में। ठीक है, मतलब कई बार, जैसे अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझूं, कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी सेलिब्रिटी को लेते हैं कि बाहर से तो बहुत चकाचौंध है, दुनिया उनको इंस्पायर कर रही है, लेकिन उनके अंदर की लाइफ क्या चल रही है ये सिर्फ उनके भाग्य से ही पता चल पाएगी। हम उसको लिए नवमांश को कंसीडर कर सकते हैं। हमारा कभी एक वीडियो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाके देखिए, वो नवांशा का वीडियो है, उसका टाइटल है अंदर की बात। अंदर की बात। क्योंकि ये एक्चुअली अंदर की बात, बट मेजरली इट इज योर एक्सपीरियंस इन द मैरिज। जब अंदर की हम बात करते हैं, रेस्ट पूरा, और इट इज ए इंडिविजुअल चार्ट। तो आप जन्म लग्न जैसे पढ़ते हैं वैसे ही नवांशा को भी पढ़ सकते हैं, तो पूरा संपूर्ण चार्ट। क्योंकि कुछ विद्वानों का ये मत है
कि जन्म लग्न से नवांशा नहीं बनता, नवांशा से जन्म लग्न बनता। भाग्य से, हाँ, मतलब मैं कैलकुलेशन वाइज बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन। नवांशा से जन्म लग्न का फॉर्मुलेशन, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे आपने कहा कि भाग्य, हम भाग नवमांश को देखते हैं मैरिज के लिए, जिससे हम नॉर्मली बात करते हैं कि हमने 7th हाउस से देखी। आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है लोगों की, सेकंड मैरिज हो रही है, थर्ड मैरिज भी हो रही है। प्लस क्या होता है कि मैरिज अगर हो है, मैरिड है, किसी के साथ कमिटमेंट्स में है, उसके साथ भी अलग से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। तो वो सब चीज़ें भी क्या नवमांश से देखी जाती हैं? कोई भी जो प्रेडिक्शन आप करते हैं उसमें जन्म लग्न को आपको बेसिस देके चलना ही पड़ता है। बट जनरली ये जो प्रेडिक्शंस है वो आप जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल है या ये सब है, वो आप जन्म लग्न और नवांशा दोनों को लेके करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंचमेश अष्टम में पाप ग्रह से पीड़ित हो तो आप बोलोगे प्यार, पंचम जन्म लग्न की बात कर रहे हैं, अष्टम मतलब सस्पेंस में चला गया, तो ये एक हिडन अफेयर हो गया, राइट। बट पंचम में मंत्र है, अष्टम में साधना है, तो ये मंत्र साधना भी हो सकती है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पंचम में मंत्र है, अष्टम में साधना, अष्टम में तंत्र मंत्र, तो ये मंत्र सिद्धि भी तो हो सकती है, बट व्हेन इट गोस इन द नवांशा, फिफ्थ लॉर्ड इन द 8th हाउस, तो ये एक अफेयर हो जाएगा। लेकिन जिस टाइम कुंडली लिखी गई, जब जैसे हमने कहा कि उसका फिक्स नहीं है कि कब ये पराशर जी ने ब्रह्मा जी से सुनी और कब लिखी गई, ये फिक्स नहीं है, लेकिन सीक्वेंस यही था कि ब्रह्मा जी के बोले हुए वचन लिखे गए, ठीक है। उस टाइम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं थे। कैसे नहीं थे? थे। आप तो आपको गुरु और चंद्र की कहानी अगर याद हो, बृहस्पति की पत्नी तारा, उनको चंद्र ने अपहरण कर लिया। अब एक्चुअली वो अपहरण नहीं था, बेसिकली चंद्रमा वाज बिकॉज़ सो हैंडसम। मून से सुंदर कौन होता है? अच्छा। तो वो जो कहानी है कि चंद्र का देव गुरु बृहस्पति की पत्नी, कोई छोटे मोटे आदमी के लिए देवी तारा मून से प्रभावित हो गए, चंद्र से प्रभावित हो गए। चंद्र ने अपना सम्मोहन उन पे किया और चंद्रमा उनको लेके चले गए। हाँ जी। और उनके साथ रही वो, और उससे बुध ग्रह की उत्पत्ति हुई। तो तब भी थे एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स। यानी कि आज के दिन नहीं है, तब से चलते आ रहे हैं। तो अब आपने जो विश्वामित्र की कहानी सुनी, ऋषि विश्वामित्र, तो वो क्या था कि मेनका जी आ गई और वो सब हो गया, तो मतलब वो भी एक्स्ट्रामैरिटल। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल पर्सपेक्टिव बदलता है, चीजें बदलती हैं। चीजें वही थी जैसे पहले इन चीजों को छुपाया जाता था, आजकल लोग चौड़े में बोलते हैं, बस इतना अंतर है। हाँ, ये सही बात। पहले सब कुछ पर्दे में था, बस। बट कुछ भी नया कभी भी नहीं होता। मेरे को अच्छी तरह याद, मैं से बोल रहा हूँ, जब बॉबी पिक्चर आई थी तो लोग बोला करते थे अब हर मैरिज लव मैरिज होगी। हाँ, बोलते थे। अभी तक हुआ क्या ऐसा? आज तक भी नहीं। तो हमको ऐसा लगता है कि भाई कोई नई बात हो रही है। तब भी टेस्ट ट्यूब भी भाई गंधारी ने जो बच्चे पैदा किए, दुर्योधन और 100 कौरव, तो बिना टेस्ट ट्यूब के कैसे हो गए? टेस्ट ट्यूब बेबी थे ना, मटके में ही तो किया था ना। तो सब कुछ था, केवल एक पर्सपेक्टिव बदले, चीजें बदल जाती। स्टोरी को थोड़ा सा ब्रीफ करिए, जो गंधारी ने टेस्ट ट्यूब का वो केक मटकों में किया। तो और कौरवों का जन्म कैसे हुआ ना? एक माँ 100 बच्चों को जन्म दे सकती है क्या प्रैक्टिकली? तो आज के टाइम पे तो एक भी करना मुश्किल है। तो ये जो पूरी कहानी है वो इसी तरीके की है कि मतलब उनको गर्भधारण इस तरीके से किया गया मटके से, और ये एक साथ जो 100 कौरव आए, तो वो कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी रही होगी ना उस समय, कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी। ये चीज आपने मुझे बहुत अच्छी, मतलब कि मुझे नहीं मालूम कि ये स्टोरी के हिसाब से कि कौरव 100 पुत्र एक साथ हुए। ये पता था कि कौरव 100 थे, लेकिन उनका जन्म भी एक साथ हुआ था। ये चीज मुझे मतलब सुना नहीं मैंने। डिफरेंसेस थे टाइम के, कोई छोटा भाई कोई बड़ा भाई था, बट प्रोसेस सेम था। अच्छा, वो जैसे कि सबसे बड़े दुर्योधन थे, तो वो 100 के 100 बच्चे, हाँ, वो प्रोसेस उस प्रोसेस से थे। यानी कि इतने साल पहले भी हमारे आपने साइंस थी ना, बिल्कुल साइंस से। भाई जब रावण पुष्पक विमान लेकर, तो विमान था ना, विमान था। तो फिर आप विमान का फॉर्मेट बदल के आप एयरबस और बोइंग का देखते हो, बट कुछ तो टेक्नोलॉजी रही होगी ना, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, उस टाइम पे भी रही है टेक्नोलॉजी, तो रही है। अभी जैसे हमने बात की गोचर के बारे में,
ग्रहों के बदलाव रेगुलर हो रहे हैं, हर बेसिस पे हो रहे हैं। आजकल क्या चल रहा है, मुझे लगता है जब से 2025 स्टार्ट हुआ है तब से ही सब चल रहा है। 29 मार्च को जब शनि आए, शनि की साढ़े सती आई, 5 ग्रह एक साथ हैं। आज प्रेजेंट में शनि जो है 12वीं राशि में, मीन राशि में 5 ग्रह बैठे हुए हैं साथ में। तो ये कैसे रिजल्ट्स देते हैं? जैसे 5 ग्रह एक घर में एक साथ आ गए। अभी तक हमने एस्ट्रोलॉजी में क्या चीज़ जानी है, ये जाना है कि जब दशाएं एक्टिवेटेड होंगी तब वो हाउस एक्टिवेटेड होंगे। जैसे मीन राशि में है, अगर किसी जातक की गुरु की दशा चल रही है, गुरु में शनि चल रहा है या गुरु में चंद्र चल रहा है, लेकिन ये प्लैनेट तो पांचों के पांचों एक साथ मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो क्या वो पांचों प्लैनेट एक्टिवेटेड हो जाएंगे? अब इसको ऐसे समझते हैं, 12 राशि, हाँ जी, अब ये मान के चलो कि 12 कुर्सियां, हाँ जी, ठीक है, या 12 प्लॉट है एक कॉलोनी में, गोल कॉलोनी थी, उसको काट के 12 प्लॉट पर। हाँ जी। अब एक कुर्सी पे 5 आदमी बैठने घूमे, हाँ, एक राशि में 5 ग्रह, मतलब क्या 30 डिग्री में 5 लोग एकोमोडेट हो रहे हैं। हाँ जी। तो कैसा रहेगा? कंजस्टेड, बहुत खींचातानी, है ना। बाकी घर तो खाली और एक जगह इतने मेहमान, तो ये पड़ना नीचे दबेगा, तो क्या उठेगा? उसके अपोजिट वाला। ओके, अपन बचपन में वो जो सीसॉ झूला, इधर अगर वजन रखेंगे तो क्या उठेगा? इधर उठेगा, वो सीसॉ, राइट। तो ये वाला उठेगा। तो कभी भी जब इतने सारे ग्रह, चाहे वो किसी का जन्म लग्न में हो, चाहे वो गोचर में, एक साथ बैठते हैं, तो बहुत अच्छा नहीं होता, कभी भी हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक जगह पर 5 आदमी बैठने, अरे भैया आप मित्र भी हो, 2 ग्रह उसमें से मित्र भी हैं, तो आप अपने ऊपर कितने लोगों को बिठा लोगे? भाई आप कभी ट्रेन में जाते हो, आपका परिवार साथ में जाता है, 3 लोगों की वो बर्थ होती है, 2 बच्चे और बिठा लेते हो आपकी, क्योंकि आपके बच्चे हैं, राइट, या आपके दोस्त के बच्चे हैं, राइट। बट एक 30 डिग्री में आप कितने लोग बिठा लोगे? भाई बहुत खास दोस्त है, अब उसका वजन अगर मेरे से ज्यादा है तो मैं तो दबूंगा ना। तो जब ये स्थिति होती है, इसको ग्रह युद्ध कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो ग्रह हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल पास में आ गए। इनमें से जितने ग्रह अस्त हो जाते हैं वो साइड में कोने में बैठ जाते हैं। सूर्यदेव ने अस्त कर दिया, मतलब क्या हुआ? सूर्य ने कहा तुम साइड में बैठो, मैं तुम्हारा काम करूं। राजा है, पिताजी अगर साइड में बैठे हो तो मैं कोई निर्णय ले सकता हूँ क्या? नहीं ले पाएंगे। इसलिए तो सूर्य को अस्त कर, जब सूर्य किसी ग्रह को अस्त करता है तो उसको कहते हैं ये निष्क्रिय हो गया, ये कुछ नहीं करे, राइट। तो अगर तो वो ग्रह अस्त हो गए हैं जितने, तो वो तो साइड में बैठ गए, मतलब वो युद्ध से बाहर हो गए। उन्होंने कहा भाई सूर्य हमारी तरफ से लड़ रहा है, सूर्य चाहेंगे तो सूर्य बैठेंगे, वीनस चाहेंगे तो वीनस बैठेंगे, राहु चाहेंगे तो राहु बैठेंगे, शनि चाहेंगे तो जब ये इस तरीके की स्थिति बन जाती है तो एक तो ये बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि 2 शत्रु, 1 मित्र, वो सब चल रहा है मामला। दूसरा, इसकी अपोजिट राशि तो सब लोग देख रहे हैं, सब देखते हैं, और वो ऊपर उठ रही है, ये नीचे दब रहे हैं। तो मीन राशि के लिए खराब है, कन्या राशि के लिए अच्छा। एक तो सिनेरियो ये है, हाँ भाई, हाँ सही है। लेकिन अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो कन्या को भी खराब करेंगे, जैसे शनि बैठे हैं, राहु बैठे हैं, कन्या को भी खराब करेंगे। तो ये दोनों का बैलेंस में कुल मिला के पूरा चार्ट इन 2 राशियों के बीच में इस समय पर हो रखा है, मीन में और कन्या में। 7 लोग 9 में से वहां घूम रहे, जिस दिन वो ट्रांजिट हुआ उस दिन तो अमावस थी, तो चंद्रमा भी वहीं थे, राइट। तो आप देखो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। मीन राशि में बॉर्डर आते हैं, मीन राशि में टैक्सेस आते हैं, टैरिफ आता है, इमिग्रेशन आता है, आश्रम आते हैं, फॉरेन मैटर्स आते हैं, पूरे विश्व में यही हो रहा है। अभी कल का ही एग्जांपल है, यू सी व्हाट अमेरिका इज डूइंग, चाइना आपस में लड़ रहा है, टैरिफ वार हो रहा है। नहीं वो दूर का नहीं बताऊंगी, अभी कल का ही एग्जांपल है। दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, जो द्वारका एक्सप्रेस है, और वहां पे कल शाम को थोड़ी देर के लिए आंधी आई, और उस आंधी में एक साइन बोर्ड द्वारका एक्सप्रेसवे का गिरा, जो एक गाड़ी के ऊपर गिरा। उसका भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो जाम इतना जबरदस्त ट्रक था। आपने कहा कि बॉर्डर है, तो मैं बता रही हूँ कि वो दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पे भी इफेक्ट है। तो ये हो रहा है कॉस्मिक लेवल पे। क्यों? क्योंकि अब सरकार ने, मान लो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, उसका इंडिया पे भी प्रभाव पड़ रहा है, चाइना पे भी पड़ रहा है, क्योंकि 5-6 लोग मीटिंग में आए हैं, एक राशि में बैठे मीटिंग कर रहे हैं, कुछ फैसलों पे सहमति होगी, कुछ पे असहमति होगी, और कुछ फैसले जो है हो ही नहीं पाएंगे। तो ये अनिश्चितता का माहौल। अब जिसकी चार्ट में जुपिटर की दशा है या इनमें से कोई ग्रह की दशा, उनको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा।
डेफिनेटली इनमें से दशा होगी ना, क्योंकि 5 तो एक साथ है। इसलिए सबको इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबका आप देखोगे मेजरली सबको इम्पैक्ट है इस समय पर, राइट? क्यों? क्योंकि शुक्र और गुरु का एक्सचेंज भी है। तो जुपिटर कभी इधर आ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, शुक्र कभी इधर है, कभी उधर। सो इट्स लाइक कि पूरा सौरमंडल कन्या और मीन के बीच में बैठा है। या तो बॉर्डर तोड़ो, ठीक है। जो भूकंप आया, वो भूकंप क्यों आया? इनने सब ने मिलकर कन्या राशि को देखा। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि। शनिदेव ने 2 नंबर राशि को देखा, टॉरस को, वो भी पृथ्वी तत्व की राशि है। हिला दिया सब कुछ, तो सभी हिल रहे हैं, राइट? सभी हिल रहा है। तो जो अभी बर्मा में, म्यांमार में, ये सब थाईलैंड में जो भूकंप आया, किस दिन आया? जिस दिन शनिदेव बदल रहे थे उसी दिन, कुछ घंटों पहले इनफैक्ट बैठक के लिए घुसे ही होंगे। तो बहुत अच्छा सिनेरियो है नहीं, बट ये एक इससे मेरा जन्म लग्न नहीं बदल रही है, एक ट्रांजिएंट है, गोचर। अभी कुछ दिनों में शुक्र चले जाएंगे, बुध चले जाएंगे, 14 तारीख को सूर्य चले जाएंगे, ये मीटिंग खत्म, शांति। तो वैसा रहेगा जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यस, G20 थी। हाँ, आगे बढ़ेगी। हाँ। देखते हैं सॉल्यूशंस आते हैं कि नहीं आते, जैसे धीरे धीरे मुश्किल है। हाँ, क्योंकि जैसे आप किसी एक डिबेट में बैठते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं ना, तो वो सिर्फ डिबेट ही रह जाती है, सॉल्यूशंस नहीं निकलते। इसलिए ऋषि पराशर ने उसको ग्रह युद्ध कहा। सही कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई बैठक हो रही, ग्रह युद्ध है। क्योंकि 2-3 लोग इतने पास बैठेंगे तो वो तो चाहे मतलब, और शत्रु भी बैठे ना, तो राहु भी बैठे, तो शनि भी बैठे, तो उसके अंदर सूर्य भी बैठे, शनि सूर्य आपस में शत्रु, राहु सूर्य आपस में शत्रु। लाइक बहुत एजिटेशन, सरकार के प्रति विरोध, ये सब काफी कुछ है, बड़े धीरे धीरे खत्म हो। जैसे जैसे प्लैनेट अपने करेंगे आगे मूव करते जाएंगे, जैसे कि सूर्य 1 महीने रहते हैं राशि में, तो जैसे राशि परिवर्तन कर लेंगे 14 मई के आसपास शायद। अभी करेंगे ना 14 को, इस 14 को, 14 अप्रैल को करेंगे। और ये पूरा चलेगा जब तक शनि राहु रहेंगे ना, तो मई के लास्ट तक है। मई के लास्ट तक है, राहु मई के बाद ट्रांजिट करेंगे, तो तब तक ये सिचुएशंस आती जाती रहेंगी। हाँ, थोड़ा अनिश्चितता जैसा हर किसी की लाइफ में आएंगे, किसी के फाइनेंसेस को लेके, किसी की कहीं पे तो मीन राशि होगी ना आपकी कुंडली में। हाँ बिल्कुल होंगी, उधर वजन ज्यादा है। मतलब कि अगर किसी के भी प्लैनेट में किसी के अगर लगन ही मीन लगन है, ठीक है, तो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। करेक्ट। अब हम थोड़ा सा इसी को समझाते हैं, थोड़ा सा आप आगे चलिए कि अगर मीन राशि लगन में है, तो यानी कि सारे ग्रह लगन में बैठे हैं। अगर वो मीन राशि 2nd हाउस में है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आपके पूरे ग्रह आपकी वाणी पे बैठ गए। तो शनि राहु आपकी वाणी पे बैठे, कैसी वाणी निकलेगी? तो आप किसी को बहुत अच्छे वचनों से उसका स्वागत कर सकती है। शनि राहु अगर आपकी वाणी पे बैठे होंगे तो शनि राहु कहीं गाली गलोच भी कराते हैं। यस, ऑब्वियसली। अब उधर वीनस भी बैठे हैं, तो डिप्लोमेटिक हो गया। तो आपके वेल्थ पर, आपकी आंखों पर, आपके फेस पर, ये सब अष्टम को देख रहे हैं। हो सकता है पैतृक संपत्ति की लड़ाई चल रही है, कुछ तो अभी छापे वापे पड़ रहे हैं आपके केस में, ये हो सकता है। ऐसे आप पूरी कुंडली को घुमा सकते हैं। कहीं ना कहीं बैठे हैं, किसी की छाती पे बैठे हैं 4th हाउस में, किसी के पेट पे बैठे हैं, किसी के पत्नी के स्थान में बैठे हैं, किसी के भाग्य स्थान में बैठे, किसी के कर्म में बैठे, बेचारा वो दबा जा रहा है। 5 आदमी आके, मान लो मिथुन लग्न है, उसके कर्म में 5 आदमी बैठ गए, 5 ग्रह बैठ गए, तो आप इमेजिन कर सकते हो उनको कितना प्रेशर होगा इस उनको। मतलब इनको अगर उस तरह बैठ गए तो यानी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और किसी को लूज मोशन हो रहा है, कुछ सब चलेगा। तो थोड़ा बहुत दिन का है, लेकिन जब तक वो रहेंगे जिस भाव में रहेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको रहेंगी। इसी तरह से जैसे हमने लिविंग रिलेशनशिप के बारे में बात की, लिविंग रिलेशनशिप के लिए प्लैनेट कौन से जिम्मेवार होते हैं? तो 2, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, एक हुआ लेजिटिमेट संबंध, जैसे या तो सूर्य मतलब गवर्नमेंट, या पिता, या गुरु 9th हाउस से अप्रूवल आना चाहिए, राइट? अब एक हुआ जो कि अनऑर्थोडॉक्स तरीका है। अनऑर्थोडॉक्स तरीका क्या हुआ? जिसमें कि आपने किसी से परमिशन नहीं ली, आपके पास कोई बंधन नहीं, बट आप किसी को पसंद करते हैं, आप संग में रह रहे। तो जब भी ऐसा कोई भी चीज होती है, मतलब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट्स के लिए भी कह रहा हूं, जब भी कहीं पर भी सोशल नॉर्म टूटेगा, एक ही ग्रह जिम्मेदार होता है, राहु इज बॉर्डर। राहु का रोल है बॉर्डर को तोड़ना। तो सोशल नॉर्म क्या है कि भाई आप किसी से प्रेम करें और उसको शादी में कन्वर्ट करें, ये सोशल नॉर्म है। गवर्नमेंट का भी यही मैंडेट है।
और मुझे लगता है हर और राहु कंट्री का है, सब जगह पर है। सब कंट्री का, मतलब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिया का है, नहीं नहीं, मैरिज तो सब जगह ही होती मैरिज सब जगह है हो ना। रही है। तो राहु इज ए प्लैनेट जो कि आपको ऐसे थॉट भी देता है और इतनी शक्ति भी दे देता है कि ये आप कर डालो। भारत में स्पेशली आप देखोगे बहुत आसान नहीं है लिव इन में रहना। क्यों? क्योंकि लोग बहुत बातें करते हैं, आपको जवाब देने हैं। भाई आपका कोई तो सर्किल होगा ना, आप किसी ऑफिस में काम करते होंगे, 100-200 लोग तो सभी लोगों को जानते हैं ना। बिल्कुल। तो इट इज नॉट वेरी इजी। आपको वो करेज भी चाहिए कि आप छाती ठोक के कह सको कि हाँ भाई मैं इसके संग लिव इन में रहता हूँ। यू नीड दैट करेज। दैट करेज इज गिवन बाय राहु। सो व्हेन राहु और केतु आल्सो, क्योंकि दोनों एंटी सोशल, तो राहु मेक्स अ रिलेशनशिप इन द 7th हाउस इन नवांशा, और शुक्र को प्रभावित करे राहु नवांशा में, और सप्तम में बैठा हो या सप्तम को देखता हो या सप्तमेश के साथ बैठा हो नवांशा में, तो व्यक्ति ऐसा निर्णय लेता है। ये तो राहु ने क्योंकि सोसाइटी के रूल्स तोड़ दिए, तो राहु जब एक जगह पे वो 18 मंथ्स के लिए है। नहीं, बर्थ जन्म अच्छा, लग्न की बर्थ बात, के उसी के हिसाब जन्म लग्न की बात तो करो। फिर क्या अगर, लेकिन जब दशा में कहीं पे, जैसे हमने कहा कि दशाएं होती हैं, सो आप उसको देखें, दशा नॉर्मली जब आदमी लिव इन में जाता है तो सप्तम की ही लगती है। आपके मेरे लिए लिव इन है, राइट? हम उसको अपने चश्मे से देखते हैं तो गलत है। हाँ जी। उनके लिए तो इट्स लाइक मैरिज। ओके। भाई जो लोग रहने गए हैं साथ में, उनके लिए तो शादी जैसा ही है ना भाई। शादी जैसे ही। बस वो एक उस इंस्टीट्यूशन में नहीं मानते कि हमें ये लफड़े में नहीं पड़ना। बट उनके लिए जो दशा है वो तो 7th हाउस की चल रही है। यानी कि 7th हाउस की दशा में 7th हाउस सप्तम में बैठे हुए ग्रह, सप्तम को दृष्टि देने वाले ग्रह और सप्तमेश के साथ बैठे हुए ग्रह की दशा में आदमी लिव इन में जाता है, अगर नवांशा में राहु का जो मैं संबंध आपको बता रहा हूँ वैसा हो। तो अगर कोई लिविंग में जाए तो कोई ऐसा प्लैनेट भी है कि उनको रियलाइजेशन कराता है कि वो गलत है? राहु का सबसे उल्टा ग्रह है गुरु। अच्छा। बिकॉज राहु इज डार्कनेस, गुरु इज ब्राइटनेस, है ना। इसीलिए तो राहु को बिल्कुल उल्टा मानते हैं हम गुरु से। और गुरु है आपका वैल्यू सिस्टम। राहु का रोल है वैल्यू सिस्टम को तोड़ना। मम्मी ने अगर ये बोला है कि तुरंत खाना खाने के बाद नहीं सोते, तो मैं तो सो के दिखाऊंगा। दिस इज राहु। यू सी दैट जुपिटर इज वैल्यू सिस्टम, आपका संस्कार, इसलिए द्वितीय स्थान का कारक है। द्वितीय स्थान में आपका गोत्र, परिवार, संस्कार आते हैं। तो जब राहु कोई चीज कराता है तो गुरु के ज्ञान से ही व्यक्ति उस चीज को रियलाइज कर पाता है। तो जुपिटर अगर बलवान हो, तो अगर गुरु ने 7th हाउस को देख लिया, बैठ गए लग्न पे, बैठ गए 11वें, बैठ कहीं भी बैठ गए, जन्म लग्न में या नवांश में, तो व्यक्ति उस लिव इन रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट कर दिया। तो उसको फॉर्मल कर लिया उसने, ठप्पा लग गया भाई वैल्यू, क्योंकि उसका वैल्यू सिस्टम उसको ये चीज करने के लिए बोलता है। अगर जुपिटर भी पीड़ित हो चार्ट में, तो व्यक्ति अपना वैल्यू सिस्टम मतलब अपने संस्कार छोड़ देता है। स्पेसिफिकली गुरु अगर नवांशा में पीड़ित तो वो मैरिज से संबंधित संस्कार छोड़ देगा। नवांशा मैरिज का चार्ट है। हाँ जी। तो मैरिज से संबंधित संस्कार क्या, हमको क्या सिखाया गया? भाई आपको जैसे शादी करनी है, आप उसको पसंद कीजिए, फॉर्मली शादी कीजिए, सब लोग आएंगे, दही बड़े खाएंगे। बट वो उसको तोड़ रहा है क्योंकि नवांशा में शादी के चार्ट में गुरु पीड़ित है। तो गुरु ही बचाते हैं, गुरु ही बचाएंगे। और रियलाइजेशन भी सिर्फ गुरु ही करवाएंगे अगर वो बली हैं। यस। नहीं है तो फिर उसको रियलाइजेशन भी नहीं है। रियलाइजेशन तो आप चाहती हो कि उसको तो ठीक लग रहा है ना वो। अच्छा, वो तो ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपके बच्चे? हाँ जी है। मेरी 2 बेटियां है ना। मेरी भी 2 बेटियां हैं। हाँ। तो जब हम छोटे थे तो कोई, मैं जैसे लड़का हूँ तो लड़की से बात कर, मैं बहुत छोटे शहर से आया हूँ, तो हम लड़की से बात करते थे और मम्मी को कभी ये भी बोला कि ये मेरी दोस्त है, तो उस समय इसकी कोई मान्यता नहीं थी कि दोस्त वोस्त क्या होता है भाई, राइट? बिल्कुल। तो अगर हमें कभी बात भी करनी पड़ी तो हमने छुपाया अपने घर। हाँ जी। आपने भी छुपाया हुआ, आई एम वेरी श्योर, राइट? क्योंकि हमारी जनरेशन ऐसी थी। हाँ जी। अब आपके बच्चे, मेरे बच्चे, उनके लिए नॉर्मल है। कोएड स्कूल में पढ़ते हैं। कोएड में तो हम भी पढ़े, तो भी दिक्कत लेकिन थी। तब भी था, लेकिन आजकल नहीं है। तो नॉर्मल है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो गलत है, उनके लिए नॉर्मल है।
क्योंकि आपका वैल्यू सिस्टम ऐसा है, मेरा वैल्यू सिस्टम ऐसा है कि भाई हमको तो उस समय मार पड़ जाती थी कि ये क्या बात है भाई, तुम किस लड़कियों से कैसे बात कर रहे हो, राइट? हाँ जी। होता ही था और भारत हाँ, में, कोई होता माने या ना माने, जिसकी जब नहीं, मेरी आज भी पैदाइश अगर आप छोटे जगह की बात करेंगे, किसी छोटे तो है। कस्बे की बात करें, तो वहां पे भी आज बाउंडेशंस हैं जो लोग कहते हैं कि हाँ मैं खुद अभी थोड़ा जैसे जॉब वगैरह में रही, तो एक कुलीग आती थी, चाहे उन्होंने जीन्स वगैरह ही पहनी, लेकिन वो ऊपर से दुपट्टा वगैरह पूरा कवर करके आते थे। क्योंकि हम अपनी गली से जो है ना बिना दुपट्टे के Correct. निकल नहीं सकते क्या हैं। तो ये होता है कि नहीं हम्म, होता? अब हमारे बच्चों को ये कुछ भी, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है, हम्म, उनके लिए बिल्कुल गलत नहीं, दे आर वेरी प्योर, सब सही हो रहा है, गलती का हाँ हमारे क्योंकि हमने वैसा देखा। हाँ, तो इसलिए आप जो रियलाइजेशन की बात कर रही हो, वो रियलाइजेशन उसको तब होगा जब उसको वो गलत माने। और वो गलत तो फिर तभी तो वो गलत कोई नहीं मानता अपने आप को गलत, दूसरा ये गलत है। हाँ, ये तकलीफ है ना। जैसे हम यहाँ पे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बात की कि अभी दूसरा कोई भी खुद को कोई गलत नहीं मानता, दूसरा गलत है। तो ये भाग्य निर्धारण और कर्म आया, कुंडली इसमें कैसे हम करेंगे कि वो भाग्य की वजह से ऐसे कर्म कर रहा है या कर्म ऐसे कर रहा है तो इसको ऐसा भाग्य मिला। काफी अच्छा प्रश्न, और ये क्लासिकल डिबेट है। तो हम जब चार्ट बना रहे हैं, आप जब कुंडली बना रही हो, तो बच्चे की लैंडिंग टाइम की कुंडली बना रही हो, हाँ जी, तो उसने बमुश्किल एक सांस ली, एक बार रोया, राइट? तो उसने इस जन्म में तो कुछ भी नहीं किया। हाँ जी, और मैं उस दिन उसका चार्ट बनाकर ये बता रहा हूँ कि आज से 25 साल बाद फलाने टाइम पर जब गुरु सप्तम को देखेंगे तो उसकी शादी होगी, हाँ जी, राइट? सो मैं कैसे कर रहा हूँ ये? इसका मतलब ये है कि मेरा जो चार्ट है वो लास्ट बर्थ के कर्म से डिपेंडेंट है। तभी तो मुझे एक पर्टिकुलर जगह पर कोई ग्रह बैठा है, कोई नहीं बैठा, कोई लग्न मिली, कहीं चंद्र मिला, किस आप ये पूरी कायनात किसी तुक्के में नहीं चल रही है, राइट? आप जिस दिन जिस समय जिस पेरेंट के यहाँ पैदा हो रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है। हाँ जी, नहीं तो मैं अंबानी क्या पैदा हो जाता अगर मेरे पास चॉइस होती तो, राइट? तो कर्म फल से हम बंधे हुए हैं, अपने माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, दोस्तों के साथ, देश के साथ। जिस देश में आप पैदा हुए वो भी कोई कोई तुक्का थोड़ी लगा है कि अपन को वहां से फेंका और अपन इंडिया में गिरे। तो भाग्य और कर्म ये दोनों हमेशा साथ में ही जुड़े रहते हैं। हम प्रारब्ध और संचित लेकर आए पिछले जन्म से। संचित में क्या है? प्रारब्ध मतलब कि ओवरऑल मैं क्या भोगूंगा यहाँ पर, अच्छा या बुरा, दैट इज प्रारब्ध। संचित में मेरे क्या अच्छे संस्कार थे, क्या मेरे संचित मतलब एफडी, संचित मतलब एक्यूमुलेशन। तो मेरे क्या अच्छे संस्कार थे, क्या बुरे संस्कार थे पिछले जन्म के जो मेरे मन के साथ आए। तो इसलिए आप देखते हो कि एक ही माँ के दो बच्चे होते, एक का गणित बहुत अच्छा है, एक का बहुत बेकार। दोनों एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, एक टॉप कर रहा है, एक फेल हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो एक ही रोटी खा रहे हैं। तो संचित में वो वाला संस्कार आया, जिसका गणित अच्छा था, दूसरे बच्चे का हो सकता पेंटिंग बहुत अच्छी, और दूसरा तो पहला बच्चा जिसका गणित अच्छा उसको बिल्कुल पेंटिंग नहीं आती। यू सी दैट इट हैपेंस। इसके बाद आप यहां आते हो एंड देन यू डू द आगामी एंड क्रियामान। तो यू डू द क्रियामान। फॉर एग्जांपल मैं और आप जो इस समय कर रहे हैं, क्रियामान मतलब इस प्रेजेंट में ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ जी, इसका आगामी क्या होगा? जब आप इसको रिलीज करोगे तो कोई तारीफ करेगा, कोई बुराई करेगा। हाँ जी, तो इस कर्म का रिजल्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में ऐसे सर्किल, ठीक है। क्रियामान इससे आगामी, लगातार आप आगामी क्रियामान करते रहोगे, जिसको आप कहते हो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो संचित होता जाता है, और लगातार संचित होता जाता है तो वो प्रारब्ध बन के आपको अगली बार आता है। इसीलिए कर्म की साइकिल को सर्कुलर कहा है, ट्रायंगल या रेक्टेंगल नहीं, सर्कुलर है ना। दैट्स व्हाई यू, इसीलिए उसको आप बोलते हो कि आप जीवन और मृत्यु के प्रपंच में फंसे हो। एक बार जाते हो, फिर नीचे आते हो, फिर ऊपर जाते हो, फिर 20 साल बाद कहीं और पैदा होते हैं हम। साइकिल है। तो इसलिए दोनों को आप अलग करके नहीं देख सकते बेसिकली। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी जिसमें कहा गया था कि उम्र के 4 साल तक बच्चा जो है माँ के कर्म से चलता है, करेक्ट, ठीक है, और 8 साल तक पिता के कर्म से चलता है। हाँ, 0 से 4 माँ के कर्म से, और 4 से 8 पिता के कर्म से। 4 से 8 पिता के कर्म से। तो 8 के बाद भी क्या बच्चा फिर अपने कर्म शुरू कर देता है, यानी कि जो उसने पिछले जन्म में किए होते हैं? नहीं, तो 0 जो शुरू के 8 साल है
इसीलिए बाल अरिष्ट भी 8 साल तक काम, अगर आप ज्योतिष का प्रिंसिपल जानते हैं बाल अरिष्ट, तो वो भी 8 साल तक ही काम करता है। थोड़ा एक्सप्लेन भी कीजिए इस बाल हाँ, अरिष्ट को। तो शुरू के जो 8 साल है उसमें 4 साल माँ के कर्मों को भोगता है बच्चा, अच्छे या बुरे। ठीक है। इसीलिए माँ जो खाएगी, अगर माँ ने जब ब्रेस्ट फीड कर रही है उन्होंने कुछ गलत खा लिया तो बच्चे को तुरंत इम्पैक्ट आता है। हाँ जी। जैसा माँ का नेचर होता है वैसा बच्चा रिएक्ट करने लगता है, जैसा बच्चे का नेचर होता है वैसा माँ भी रिएक्ट करने लगती है। कई बार हमने देखा 4 to 8 वो पिता के कर्मों को भोगेगा अच्छे या बुरे, ठीक है। और उसके बाद वो अपने जीवन की यात्रा करेगा। इसीलिए अपने यहाँ जो यज्ञोपवीत संस्कार है वो 8 साल की उम्र का होता है। यज्ञोपवीत जानते हैं? जनेऊ। जनेऊ, हाँ जी। तो वो जो यज्ञोपवीत होता है वो 8 साल की उम्र मिनिमम बताइए उसकी, क्योंकि इससे पहले तो माँ बाप के कर्मों को बच्चा झेल रहा है, तो बच्चा बीमार है अगर 8 साल तक, तो इनमें से किसी के दुष्कर्म की वजह से बीमार है, इसलिए हम रेमेडी माँ बाप को करने का बोलते हैं उस समय पर। हाँ जी। इसीलिए जो मैं बाल अरिष्ट कह रहा था, बाल अरिष्ट जब जन्म लग्न में लग्नेश या चंद्रमा 6, 8, 12 में पाप पीड़ित होते हैं तो 8 साल की उम्र तक बच्चा परेशान रहता है, इसको बाल अरिष्ट कहते हैं। अच्छा। बिकॉज ऑफ आइदर फादर और मदर का कर्म। और 8 साल के बाद बच्चे के अपने कर्म, अपना उसका जो उसने पिछले जन्म में कर्म किए हैं, करेक्ट, तो वो 8 साल के बाद से भुगतने शुरू कर देता है। इसीलिए तो दूध के दांत आते हैं फिर नए दांत आते हैं। हाँ जी। क्यों? एक्सप्लेन करो। कारण तो भगवान ने सिस्टम क्यों बनाया, कोई कारण तो होगा। हाँ जी। कि भाई पहले दांत आते हैं फिर वो टूट जाते हैं, फिर हम कहते हैं अब नए दांत आए। हाथ तो नहीं टूटता कि अब नया हाथ लगेगा, टूटता है क्या? नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म के दांत है। सैटर्न, शनि है, कर्म। 2 चीजें आप बदलते हो, दांत और बच्चे का मुंडन क्यों कराते हो? बाल बदलते हैं, शनि। अच्छा। मुंडन इसीलिए कराते हैं कि आप पिछले जन्म के जो संस्कार लाए थे ये अब उतर गए, अब यू स्टार्ट योर लाइफ। इसलिए 1, 3, 5, 8 इन सालों में कराते हैं। बहुत अच्छी चीज बताई। मैंने हमेशा यही सुना है कि मुंडन करवाना है, बच्चे के बाल उतरवाना है। हमें शीतला माता मंदिर में कोई मानता है, कहीं किसी की कहीं मानता है, लेकिन इसका ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि क्यों करवाना है वो आज आपने क्लियर किया। संस्कार है ना, वो पिछले जन्म के आप जो आप लेकर आए हो वो आपने दान दे दी। नहीं तो हिंदू धर्म में क्या जरूरत थी भाई कि पिताजी की मृत्यु के बाद बच्चा बाल कटवाए? किसी और धर्म में होते देखा नहीं। सबसे प्यारी चीज होती है यार, वो क्यों किया जाता है? सबसे प्यारी चीज होती है बाल। हाँ, तो अब आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, आप अपनी सबसे प्यारी चीज उनके प्रेम वश त्याग रहे हैं। ये आपका एक समर्पण भाव आपने दिया है कि आप, हाँ, मैं आपसे इतना प्रेम करता था कि मैंने अपना बाल आपके न्यौछावर कर। सो बाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए वो आप मुंडन भी कराते हैं और मृत्यु के समय पर मुंडन कराते हैं परिवार वो संस्कार उतारते हैं आप। ये 16 संस्कारों में संस्कार आता है हमारा। बिल्कुल। जैसे अभी हमने कहा कि ये सब संस्कारों के अंदर आता है, हमारे 16 संस्कारों में से एक है। हम कर्मों की बात कर रहे हैं कि बच्चा 8 साल तक भुगत रहा है माँ बाप के अच्छे या बुरे माँ बाप के कर्मों को भुगत रहा है। लेकिन जिसे आपने कहा कि हम रेमेडीज करते हैं, हमने चार्ट पढ़ा, ये रेमेडीज कितनी इफेक्टिव हैं? क्या करती हैं इफेक्ट्स, या सिर्फ एक मन की तसल्ली है और होना वही है, होई सोई जो राम रचि राखा? दोनों चीजें। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। आपका पैर दुख रहा है, हाँ जी, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ये कि आप बोलोगे कि जब नेचर हील कर देगा तब मैं हील हो जाऊंगा। पैर दुख रहा है, किसी कारण से दुख रहा होगा, हाँ जी। आप बोलोगे मैं दवाई नहीं खाऊंगी। साधु संत करते हैं कुछ लोग, आपने देखे होंगे ना, साधु संत की बोले मैं नेचर में इंटरवीन नहीं करूंगा, मेरे अगर पैर में चोट लगी है तो जब भगवान चाहेगा तो ये चोट ठीक हो जाएगी, नहीं तो पैर काट देंगे। हाँ जी। दे डू लाइक दिस, राइट? हठ योगी। दूसरा ऑप्शन है आप दवाई लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको उसको सॉल्व करना है, खत्म। ऐसी रेमेडी काम करती है कि भाई आपने कुछ कर्म किया, आपको जीवन में कष्ट क्यों आता है? हम लास्ट बर्थ में कुछ दुष्कर्म करते हैं, उसका कोई ना कोई दुष्कर्म सामने आके इस जन्म में खड़ा होता है तो हमें कष्ट आता है। उसका एग्जैक्ट प्रिंसिपल किसी को नहीं पता। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने किसी में चाटा मारा तो वो मुझे इस जन्म में चाटा ही पड़ेगा। मैंने किसी को चाटा मारा, उसको दुख हुआ, तो हो सकता है कि मुझे इस जन्म में अपना वेल्थ कम मिले। इट इज नॉट रिलेटेड।
आपने पुराणों में सुना ही है ना कि भगवान तक को श्राप लगता है ना, भगवान तक को, हाँ इंसान जी। की तो बात नहीं है, उनको भी भुगतना पड़ता है आकर, राइट। तो आपके जीवन में तकलीफ क्यों आती है? जब आप कोई कर्म इस जन्म में आ जाता है, अब उस कर्म को मिटिगेट करने के लिए आपको वो तकलीफ देते हैं। अब उस तकलीफ के या तो आप उसको भुगते हैं या आप माफी मांगे कि भाई वो गलत हो गया था, मैं माफी मांगती हूँ। तो जितनी भी प्रार्थना है, आप कोई भी मंत्र उठा लीजिए, कोई भी पाठ उठा लीजिए, भगवान की प्रशंसा है। हाँ जी। स्तुति कहते हैं इसलिए उसको, हाँ जी। भगवान की प्रशंसा है। हाँ जी। ये हनुमान ज्ञान गुण सागर, मतलब आप उनको ज्ञान का और गुण का सागर बोल रहे हो। हाँ जी। तो आप भगवान से कह रहे हो कि भाई आप इतने बड़े हैं, मैं इतना छोटा हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी इस समय। इट इज सेम लाइक कि मैं सेरोडोन खा रहा हूँ सिर दर्द के लिए। ओके। सेम है ना। हाँ सेम है। इसीलिए रेमेडी काम करती है। कितने टाइम में काम करती है? कई लोग कहते हैं कि हमने तो इतनी रेमेडीज किसी कर ली। को नहीं पता एक्चुअली। मैं आपको बताता हूँ ज्योतिष काम कैसे करता है। आपने देखा किसी के सप्तम स्थान में राहु है, उस पर शनि की दृष्टि है, सप्तमेश अष्टम में, मैरिज खराब है। हाँ जी। तो मैं ये प्रेडिक्ट कर पाऊंगा कि भाई राहु है, तुमने लास्ट बर्थ में या इस बर्थ में हो सकता है तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल हो, इस कारण इस जन्म में तुम्हारी पत्नी अष्टम में बीमार रहेगी, XYZ। बट नोबडी नोज द क्वांटम कि उसने कितने एक्स्ट्रा मैरिटल किए पिछले लास्ट बर्थ में, मुझे नहीं पता। हाँ जी। मुझे एक आकलन दिख रहा है कि 7th हाउस में गड़बड़ है, और ग्रहों के नेचर के हिसाब से मैं एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि भाई दुख दिया शनि, मारा मंगल, धोखा दिया राहु, राइट। मैं उसके हिसाब से फ्रेमवर्क बता, तो मुझे क्वांटम नहीं पता। मर्डर किया 1 कि 10, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि मर्डर किया। ओके। सजा दोनों की एक है। इसीलिए रेमेडी कब तक करनी है नहीं पता, क्योंकि हमको आपके कर्म का नहीं पता कि उसका क्वांटम कितना है। हमको ये पता है ये अब आप शुगर की दवाई पूछते हो कि कब तक खानी, डॉक्टर कहते हैं लाइफ टाइम खानी है। तो जब आपको क्रॉनिक डिसीज है, और बैड कर्मा इज लाइक क्रॉनिक डिसीज, सो वी डोंट नो, मेरे भी आपके भी, कि कहां पर फंसा है। बस ये पता है कि ये दवाई खाते हैं, इससे ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। अब किसी दिन भगवती की कृपा हो जाएगी तो आप बोलोगे 15 दिन से दवाई नहीं खाई, सही चल रहा हूं, मतलब कर्मा खत्म। दिस इज द फैक्ट। नाउ टू सिंप्लीफाई इट, हम जनरली बोलते हैं कि एक ग्रह का इंपैक्ट है तो 1 साल, तो 3 ग्रह का इंपैक्ट है तो 3 साल, क्योंकि कुछ तो क्वांटिफाई तो करना पड़ेगा। हाँ जी। बट इसका कोई प्रमाण नहीं है। और बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आपको व्रत करने हैं, आपको देवी स्थान पे जाना है, गंगा जी को डुबकी लगानी, उन सब का विधान शास्त्र में दिया गया है कि इतने नंबर ऑफ व्रत करोगे तो ये फायदा होगा, इतने मंत्र करोगे तो ये फायदा होगा, गंगा जी में इस दिन को डुबकी लगाओगे तो ये सब दे रखा है। फिक्स नहीं है कि कितना है, लेकिन बस करो एक तरीके से कि अच्छे कर्म में शुरू से करने शुरू कर दो। अगर एक चार्ट, जैसे हमने कहा कि एस्ट्रोलॉजर के पास या जैसे कहें कि ज्योतिषी के पास कोई भी व्यक्ति तब जाता है जब उसको अपना करियर चूज करना है, सब कंफ्यूजन है कि पेरेंट्स कब आते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, ये क्या करियर लेगा। अब जिस टाइम उसकी एनालाइजिंग कराई तो उसको पता चल गया कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है, इनके करियर में ये प्रॉब्लम है। बेसिकली क्या है, ज्योतिषी जितना मैं समझ पाई हूँ कि आपकी प्रॉब्लम को ढूंढने का एक वो तरीका है, और उसके बाद उसको सोल्यूशन अगर ज्योतिषी दे पाए, जो ऋषि पराशर जी ने लिखा हुआ है उसके अंदर। तो जब वो आपके पास आया, अब पता चला छोटी उम्र में आया, लेकिन आपको दिख गया जैसे सप्तमेश इसका पीड़ित है और आज को आगे मैरिड लाइफ इसकी खराब रहेगी। अब आपने पेरेंट्स को बता दिया कि आपको इसके लिए रेमेडी करनी है, तो क्या वो रेमेडी उस टाइम से अगर शुरू कर देता है तो क्या वो ग्रहों का जो प्लेसमेंट है क्या वो न्यूट्रल होगी कि नहीं, वो अपना इफेक्ट्स दे के रहेगी? डेफिनेटली न्यूट्रल होती है। देखो समय को कोई टाल नहीं सकता, नहीं तो ज्योतिषी खत्म हो जाएगा। हाँ जी। मैं बोलूंगा अष्टमेश की दशा लगी, एक्सीडेंट हो रहा है, आप बोलोगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो अभी हांगकांग घूम के आई, राइट। तो फिर मेरा ज्योतिष तो गलत। हाँ जी। मतलब मेरा तो है नहीं, मतलब ये काल गणना जो अपन कर रहे हैं वो गलत। बट अगर आपको डॉक्टर आज ये बता दे कि आप प्री डायबिटिक हो, आपको डायबिटीज होने की संभावना है, फॉर एग्जाम्पल, और आप आज से शक्कर छोड़ दो, तो आपको संभावना कम होगी कि ज्यादा होगी? कम हो जाएगी। तो अगर मुझे ये पता है कि इस हाउस में दिक्कत है और बच्चा अर्ली एज में चल गया, उन्होंने कुछ तो भी जो भी रेमेडी करना चालू की, तो ऑब्वियसली जब वो समय आएगा तब तक वो कर्मा
खत्म करने के लिए काफी प्रयत्न हो चुका है। तो सुई तलवार जो है वो सुई बन जाएगी। ओके। तो आप गिरोगे लेकिन बाथरूम में, तो आपको मोच आएगी हल्की सी। यानी कि इवेंट आएगा, इवेंट 100% होगा, इवेंट आएगा, वो उसका रिजल्ट कम और ज्यादा, मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो। यही रेमेडी का काम है। ओके। इसके अलावा कोई काम नहीं। कोई रेमेडी दुनिया में ऐसी नहीं होती जो चीज को पलट दे। वो जो भी बोलता है झूठ बोलता है कि मैंने ऐसा कर दूंगा। मैं कैसे कर दूंगा? आपके भाग्य में होगा तो करूंगा ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा रोल क्या है? आपको जो पेन हो रहा है किसी भी कर्म से, शादी है, बच्चा है, हेल्थ है, व्हाटएवर, पैसा है, वो पेन कम हो, सबसे बड़ा काम है रेमेडी का। जैसे कि आपको ये पता रहता है अगर कि यार ये 50 किलोमीटर का जो रोड है ये कच्चा है, रोड बन रही है, डाइवर्शन है, तो आप अपने चुपचाप कान में लगा के जाते हो। हाँ जी। और अगर आपको ये नहीं पता हो तो गाली देते हुए जाते हो मोदी जी को। अब जो सत्ता में है, राइट, यही है ना। हाँ। तो अगर मुझे ये पता है तो वो जो मैग्नीट्यूड है वो मैं कम कर रहा हूँ, पेन को कम कर रहा हूँ, बस ये रेमेडी का काम। ये रेमेडी का काम है। अब रेमेडी किस तरीके से काम करती है? जैसे कि काम नहीं कहूंगी कि किस तरीके से रेमेडी दी जाती है, जैसे कब दान दिया जाता है, कब जेम्स बनाए जाते हैं और कब पाठ किया जाता है? बहुत अच्छी बात है, ये प्रश्न कम लोग पूछते हैं, आपने लोग पूछते। सो जो ग्रह पीड़ित है, हमको कष्ट दे रहा है, उसको त्यागना है। राइट, ठीक है भाई, आपकी मेरी नहीं बनती, मैं आपको अपने घर क्यों बुलाऊं? मैं तो आपको दूर से नमस्ते करूंगा, आप मेरे से बहुत पावरफुल हो तो। हाँ जी। राइट, तो त्यागना है। तो जो ग्रह छठे, 8वें, 12वें स्थान के स्वामी हो, छठे, 8वें, 12वें स्थान में पाप पीड़ित हो, उनका दान करना है। ठीक है। उनके ऋषि पराशर ने हर ग्रह के एलिमेंट्स बताए। हाँ जी। उन एलिमेंट्स का दान करना है। कैसे करना है? अष्टम में हो तो 8 के मल्टीपल में करना है। ओके। जैसे 800 ग्राम, 8 पीस, अष्टम। ओके। बिकॉज यू हैव टू क्रिएट ए ब्रिज, नेचुरल ब्रिज। भगवान को पता चले अष्टमी के दिन 8 चीज है, बाकी उस ग्रह की जिसने तकलीफ थी। ठीक है। तो ये हो गया दान, बहुत सिंपल है। राइट, जो ग्रह पीड़ित है उसको दान। ठीक है। राइट, अब जो ग्रह कमजोर है लेकिन मेरे लिए शुभ है, फॉर एग्जाम्पल पंचमेश शुभ है, लग्नेश है शुभ है, राइट, मेरे लिए शुभ है, उसको बलवान करना। भाई 4th लॉर्ड है, अच्छा है मेरे लिए, सही जगह भी बैठा है, लेकिन शत्रु राशि में बैठा है, तो उसको बलवान करूंगा, ये मुझे सुख देगा। तो इसका स्तुति करनी। जैसे जामवंत ने हनुमान जी को जगाया, ऐसे इसको जगाओगे आप कि तुम मुझे ये दे सकते हो, तुम यू हैव टू वर्शिप दैट देवी और देवता। राइट, फिर जो ग्रह का मुझे काम करना है, जिसको मुझे एग्जीक्यूशन पे लगाना है, जैसे कि शुभ ग्रह ओनली, शुभ ग्रह मतलब मेरे चार्ट के हिसाब से लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, चतुर्थेश। राइट, सप्तम का इसलिए जनरली नहीं क्योंकि वो मारक है, और 11th लॉर्ड। अगर ये वेल प्लेस्ड है लग्न से, लग्नेश से, तो इनका स्टोन पहन। तब स्टोन पहन। स्टोन केवल उस चीज का पहनना है जो कि आपको केवल पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अगर ग्रह का एक लॉर्डशिप अच्छी है, एक लॉर्डशिप खराब है, आप उसका स्टोन पहनोगे तो पंचमेश और अष्टमेश है। फॉर एग्जांपल कुंभ लग्न, मरकुरी पंचमेश और अष्टमेश। हाँ जी। आपने बुध का नख पहना, पंचम को बढ़ाएगा, अष्टम को ही बढ़ाएगा। ये तो पत्थर है ना, स्टोन कहते हैं इसको। स्टोन का हिंदी में क्या कहते हैं? पत्थर। पत्थर है। हाँ। इसको नहीं पता है कि आलोक जी है कि कौन है, गोली है, जो सामने आएगा उसको लगेगी। आर्टिफिशियल एनर्जी है। So, पत्थर डजंट नो कि आप पंचमेश को बढ़ा रहे हो कि अष्टमेश को बढ़ा रहे हो। इसलिए नग उस हाउस के मालिक का या उस ग्रह का पहनना है जिसमें केवल पॉजिटिव रिजल्ट मिले, बिकॉज दिस इज आर्टिफिशियल। व्हेन आई एम प्रेइंग टू द डिवाइन, भगवान विष्णु जानते हैं भावना, तो वो भाव जानते हैं। तो अगर मैं बुद्ध के लिए भगवान विष्णु का प्रार्थना कर रहा हूँ तो वो जानते हैं कि मैं अष्टमेश को नहीं बढ़ा रहा हूँ, पंचमेश को बढ़ा रहा हूँ। वो जानते हैं, स्टोन नहीं जानते। सो स्टोन लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, चतुर्थेश, लाभेश अगर वेल प्लेस्ड हो तो ही पहन, नहीं तो नहीं पहन। मैं अभी तक करीब 10 से 15 हजार स्टोन उतरवा चुका।
हाँ, बहुत होता है कि पहना हुआ है, गलत गलत स्टोन पहना गलत हुआ है। स्टोन पहन रहे हो, आपको वो तो आर्टिफिशियल एनर्जी है। हम्म। अब पता चला आपको पैसे तो बहुत आ रहे हैं, घर पर रोज झगड़ा हो रहा है, तो आपको चूज करना पड़ेगा आप क्या चाहिए, सही बात है। क्योंकि उस ग्रह के दो काम है, दो वो काम, दोनों ही करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी बहुत नहीं होती। लोग कहते हैं हमें तो ये स्टोन पहना दिया, किसी ने कहा था पुखराज पहन लो, हमने पहन लिया, लेकिन मेरा तो नेगेटिव हो गया जब से मैंने पुखराज पहना। बहुत बार आते हैं इस तरह से। भारत में तो क्या है कि डॉक्टरों के पास लोग जाते हैं, उनको बोलते हैं डॉक्टर साहब कमजोरी लग रही है, बोतल लगा दो, मरीज खुद ही इलाज बताता है। हाँ, खुद ही बताता है। ऐसे ही जोशी के पास आते हैं कि सर गुस्सा बता रहा था तो मोती पहन लिया, हाँ, अब तेरा चंद्रमा अष्टम में पड़ा हो तो दिक्कत देगा। तो देगा। पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही थी तो पुखराज पहन लिया, किसी ने कहा गुरु का नग है, हाँ, पहन लो। तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं होता। बिना एनालाइजिंग की नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज। कुछ भी चीज जनरलाइज होती नहीं, हाँ, नहीं होती है। नहीं तो सबकी एक ही कुंडली आ जाती, अलग अलग की क्या जरूरत है। अलग अलग की क्या जरूरत है, सही बात है। जैसे हमने प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, अभी प्लैनेट्स की इसमें क्या था कि एक बहुत मिस्टीरियस डेथ थी, जो आज तक वो मिस्टीरियस ही बनी हुई है। एक सेलिब्रिटी रहे सुशांत सिंह राजपूत, इनकी जिस टाइम डेथ हुई तो 14 जून 2020 को डेथ हुई। और जो उस टाइम इनकी प्लैनेट की सिस्टम थे, तो यानी कि मृत्यु उस टाइम निश्चित थी। उनको जो दशाएं मैंने गूगल के हिसाब से जब देखी, तो इनको गुरु गुरु शनि राहु के प्लेसमेंट्स चल रही थी इनकी। तो ये निश्चित था पहले कि इन्हीं की इस तरह इसी तरीके से मिस्टीरियस डेथ होगी। तो दोनों चीजें निश्चित है, जन्म किस तरीके से, किसके यहाँ पर, किस समय पर, किस परिस्थिति में होना है, और आपका एग्जिट कैसे होना है, इट इज डिसाइडेड। ऋषि पाराशर हैज क्लियरली गिवन सो मेनी मैंडेट अबाउट दिस। जैसे बोलते हैं कि अष्टम में अगर मंगल है तो आपको कुछ कोई somebody कैन मर्डर यू, मंगल इज ब्लड। अब इसके दो इंटरप्रिटेशन है, एक आप ऑपरेशन टेबल पे कटते हुए जाओगे, या फिर आपको कोई मार देगा, या फिर आप रोड एक्सीडेंट में जाओगे। सो वो इंटरप्रिटेशन एज ए जोशी हमें निकालना है। बट ऋषि पराशर हैज गिवन फुल, एंड अदर ऋषिज आल्सो, दे हैव गिवन सो मेनी इंडिकेशन कि व्यक्ति कैसे जाएगा इस जन्म। स्पेसिफिकली अष्टम में पाप ग्रह होने से, अष्टम में पाप ग्रह होने से मृत्यु, क्योंकि अष्टम स्थान आयु स्थान है, मृत्यु अच्छे तरीके से नहीं होती। ये जनरल बात हो गई। हाँ जी। क्योंकि उसका इंडिकेशन कह दिया कि गुरु अष्टम में हो तो 80 साल की उम्र में दीर्घ आयु गीता सुनते हुए व्यक्ति जाता है, और शनि हो तो 80 साल की उम्र में ही रोते हुए जाता है। स्लो कर देते हैं यानी कि ना। सैटर्न क्योंकि आयु कारक है, अष्टम में अच्छे होते हैं, शनि केवल अष्टम में आयु के लिए अच्छे होते हैं, राइट। तो लेकिन वो विद क्रॉनिक डिसीज जाएगा, शनि तो क्रॉनिक, गुरु मस्ती में जाएंगे। यानी कि अष्टम में बैठे हुए ग्रह आपको ये बता सकते हैं कि मृत्यु का इंडिकेशन क्या है। सो इसलिए, और दूसरी चीज है कि किसी भी व्यक्ति को पर्टिकुलर तरीके से ही जाना है। उन्होंने सुसाइड किया या मर्डर हुआ, नोबडी नोस अभी तक तो, राइट। अगर एक्चुअल चार्ट हो तो देखा जा सकता है, कोई बड़ी बात। मैं बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी के चार्ट में पढ़ता नहीं, क्योंकि उनके टाइमिंग जो ऑनलाइन होते हैं वो ज्यादातर गलत होते हैं, ज्यादातर, है ना। बट अगर चार्ट हो तो बहुत आसान है। अगर लग्न पर छठे स्थान का प्रभाव हो, तृतीयेश और षष्ठेश अष्टम स्थान से संबंध बनाए, तो व्यक्ति सुसाइड कर सकता है, नहीं तो कितनी भी कोशिश कर ले कर ही नहीं सकता। तृतीयेश और षष्ठेश अष्टम स्थान से अष्टमेश से संबंध बनाए, सुसाइड करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, हर आदमी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, राइट। हल्का सा you can have the suicidal tendency, but to commit is very difficult। इसलिए तृतीयेश पराक्रम। तो कई बार मुझसे बोलते सर सुसाइडल टेंडेंसी आती है, मैं कहता हूँ तेरा योग नहीं है, आई एम सो सॉरी, कर नहीं पाएगा भाई। See that? तो वो हम देख सकते हैं कि भाई मर्डर है कि सुसाइड है। आई डोंट नो, आई हैव नेवर सीन द चार्ट, बट इट इज अ क्लियर इंडिकेशन फॉर मी, यू, एवरीबॉडी। आप जाओगे कैसे सबके लिए। यस। जैसे अभी नवांशा की लग्न ये बताती है कि आप आए कैसे। नवांशा की लग्न बताती है बैठे हुए ग्रह कि आप बहुत, आप नहीं आना चाहते थे, भेजेगा योग। नवांशा की लग्न पे पाप ग्रह हो तो ऐसे बच्चों को डिलीवरी में दिक्कत आती है, माँ को, ही डजंट वांट टू कम आउट, उसको आना नहीं है। अच्छा, शुभ ग्रह आप आना चाहते थे, यू आर वेरी हैप्पी, वेलकमिंग। तो ये भी इंडिकेशन देता है कि जैसे हम कहते हैं कि आपने कहा कि हमारे संचित कर्म प्रारब्ध कर्म होते हैं, जो अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो यानी कि बच्चा अपनी विलिंग से इस परिवार में आ रहा है, ऑब्वियसली, है ना, अपनी विलिंग से तो आ रहा है। वो उस परिवार का कर्ज उतारने आ रहा है।
कर्ज उतारने मतलब मैं दूंगा, और अगर मैं कर्ज लेने आया हूं तो मैं लूंगा, तो यानी कि मैं परेशान करूंगा परिवार। हाँ, जैसे कई बार बहुत से पेरेंट्स आते हैं कि हमने तो बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बच्चे कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या। करेक्ट। तो वो उनके कर्मों की वजह से ऐसा हो रहा है। इसी तरह से मल्टीपल, जैसे अभी आपने यहाँ पे क्लियर किया कि हम आपने सेलिब्रिटीज की कुंडली देखी नहीं, तो अभी पीछे चहल जी का डिवोर्स हुआ, वो भी यानी कि सप्तमेश का प्रॉब्लम या उनका डेस्टाइन था कि ये होना है। हाँ, डिवोर्स तो डेस्टाइन है 100%। अपने आप माँ का रिश्ता एक जन्म का बताया, पत्नी का 7 जन्म का बना, बताया कि नहीं बताया? हाँ जी। कुछ पत्नियां धमकी भी देती हैं इस हाँ। तरह की, राइट। इसका मतलब क्या है कि भाई आप किसी को पत्नी जब स्वीकार करते हो या आप किसी को पति जब स्वीकार करते हो, वो जो कर्म का एक्सचेंज है आपका, डेबिट क्रेडिट, दैट इज ऑफ द हाईएस्ट। तो अब जिसका खत्म हो जाता है वो तलाक लेके विदा हो जाता है, जितना था वो हो गया। जैसे कहते हैं कि जब सप्तमेश, जब मैरिज देख रहे हैं, लाइफ पार्टनर वगैरह जब देख रहे हैं, तो हम सप्तमेश को कंसीडर करते हैं। वो फर्स्ट मैरिज अगर आपकी सेपरेटेड हो गई, लेकिन कई बार होता है कि रेयर केसेस में, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिससे वो थर्ड या फोर्थ मैरिज करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो वो कैसे पता चलता है कि अब इतनी शादियों के बाद भी अगली शादी करने जा रहे हैं और वो टेक्निकल है, आपको तो मैं बता सकता हूँ। तो सप्तम से पहली शादी, अष्टम में उसकी मृत्यु, उससे सप्तम में दूसरी शादी सेकंड हाउस से, तीसरी शादी 9 से, चौथी शादी दशम से, 5वीं शादी 11वें से, 6वीं शादी 12वें से, 7वीं शादी लग्न से। अच्छा, डेरिवेशन। तो आप देखो वहां पर कौन बैठा हुआ है, उसको लग्न मानो, पहली चलेगी, दूसरी चलेगी, तीसरी चलेगी, उसके हिसाब से रहता है। और मल्टीपल इसका मैरिज क्लासिकल एग्जांपल है एलिजाबेथ टेलर हैज डन अराउंड 7 मैरिज, ओके। जहां तक मुझे याद। आप जाकर उनका चार्ट सही अवेलेबल है। अच्छा, astro.com पे, देन यू कैन सी। भारत में तो ऐसे उदाहरण कम है क्योंकि नहीं 7 अभी भारत में तो नहीं। मैं तो एक है कोई जिनका देखते हैं ऑलरेडी 3 मैरिजेस हो चुकी हैं और 2 बार एलिमनी दे चुके हैं, तीसरी बार देने की तैयारी है, लेकिन फिर भी वो फोर्थ के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि मेरी होगी। तो ये आजकल हर जगह चल रहा है। हाँ, Correct. भारत में अब ज्यादा हुआ, पहले नहीं था। करेक्ट। आपने कहा कि गुरु के बारे में, जैसे अभी हम बात करें कि हर प्लैनेट की दृष्टियां हैं, मैरिज को भी जो आपने कहा कि अगर गुरु रियलाइजेशन कराए तो वो बचा देगा। गुरु की प्लेसमेंट की गुरु की दृष्टि, और क्यों गुरु को एक्स्ट्रा दृष्टियां मिली हुई हैं? सो 2 ग्रह हैं जिनको एक जैसी दृष्टि, एक गुरु का एक शनि, है ना। तो कहते हैं गुरु का दृष्टि में अमृत है, गुरु का दृष्टि में अमृत। गुरु जहां बैठते हैं वहां पर हानि करते हैं, जहां देखते हैं वहां वृद्धि करते हैं। इंग्लिश का जो शब्द है ग्रोथ, ये अपने संस्कृत शब्द गुरु से आया। गुरु इज ग्रोथ। सो आज मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे गुरु आ जाए यहाँ पर, तो मैं तो चरणों में दिखूंगा। हाँ जी। हानि हुई। ऐसे कहते हैं गुरु जहां बैठते हैं वहां हानि कर देते हैं, मतलब कोई और का कुछ भी नहीं है, फिर गुरु बैठे वही सर्वोपरि। बट गुरु जहां देखते हैं, देखते कहा है, भक्त सामने बैठते हैं, वहां वृद्धि होती है। ठीक है, राइट। इसलिए आपके अगर गुरु हैं तो आपका केवल ये मेरे गुरु हैं, तो हमारा केवल ये मन रहता है बस गुरु जी देख लें एक बार हमें जी भर के, राइट। गुरु का दृष्टि पड़ जाए एक बार, बस मैं आया था, राइट। सो गुरु का दृष्टि में अमृत है, इसलिए उसको 3 दृष्टि। पंचम पिछले जन्म के पुण्य को बाहर निकालेगा, सप्तम वृद्धि इस जन्म में ग्रोथ, नवम भाग्य की वृद्धि, इसलिए उसको 5, 7, 9 3 दृष्टि। शनि का दृष्टि में जहर है। शनि खराब ग्रह नहीं है, उनका दृष्टि में जहर है। इसलिए आपने वो कहानी सुनी होगी, पार्वती जी वो लेके गई उनको, क्योंकि ये वैरागी थे शनिदेव बहुत बड़े, पूरी कहानी। तो शनिदेव बड़े वैरागी थे। तो जब गणपति की रचना की पार्वती जी ने, तो चाहती थी कि शनिदेव उनको आके आशीर्वाद दे। शनिदेव बहुत मना किया, मैं नहीं देख सकता, नहीं माने। तो जबरदस्ती पार्वती जी गुस्सा होने लगी, तो शनिदेव को जाना पड़ा और देखा सर कट गया। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द स्टोरी। द अदर स्टोरी इज आल्सो देयर, जिसमें वो बदतमीजी करते हैं शिव जी से, गणपति। देयर आर 2 स्टोरीज। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है, अब जब उन्होंने सूर्य को देखा, अपने पिता को पहली बार शनि ने, तो सूर्य का रथ टूट गया, भगोले आ गए सूर्य के पूरे, सूर्यदेव के। यू सी दैट उनका इंटेंट खराब नहीं है शनिदेव का, उनका दृष्टि में जहर है। तो इसलिए शनि जहां भी देखेंगे वो जगह पर जहर, इसलिए उनको 3 दृष्टि दी। तृतीय संघर्ष, सप्तम मारक, दशम कार्मिक।
दशम मतलब कर्म स्थान। कर्म। ये कर्म करना ही पड़ेगा तेरे को। जो कार्मिक होता है उसका रिवार्ड नहीं मिलता। इसलिए जब चंद्र से शनि दशम वश को ढैया कहते हैं ना आप, हाँ जी। तो तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि, सप्तम दृष्टि मतलब शनि बिल्कुल सामने से देख रहे हैं आप। तो सामने से शनिदेव, आप गोली साइड से आ रही है, सामने से आ रही है, तो कौन सी ज्यादा घातक है? सामने वाली। सामने, right? तो सेवंथ एस्पेक्ट शनि, इट्स वेरी डेंजरस, सुपर डेंजरस। स्वयं शिव जी को भी पानी के नीचे रहना पड़ा उस दृष्टि से बचने के लिए, जिन्होंने उनको वो दृष्टि दी। शिव जी ने शनिदेव को ये 3 दृष्टियां दी। शिव जी ने ही शनिदेव को 7.5 का प्रभार दिया। शिव जी को उस दृष्टि से बचने के लिए पानी में रहना पड़ा, क्योंकि सैटर्न चाहते नहीं है वो दृष्टि डालना, लेकिन जब क्या करें, जब पड़ जाती जब है तो वो, तो इसलिए ये 3 अलग अलग दृष्टि हैं। इनका बहुत साइकोलॉजिकल मैप। इसलिए गुरु की जहां भी दृष्टि पड़ती वहां पर वृद्धि, और शनि की जहां दृष्टि पड़ती वहां पर संकुचन, श्रिंके। और मंगल की? तो मंगल की जहां पर दृष्टि पड़ती है वहां पर फायर। तो इसलिए मंगल, उसको दी गई एक दृष्टि चतुर्थ की। मन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? गुस्सा, एंगर। चतुर्थ दृष्टि, चतुर्थ स्थान मन का स्थान। हाँ जी। सप्तम दृष्टि मांगल्य को खत्म कर। मंगल, मांगल्य क्यों खत्म? आपको कभी आपने सोचा हमारे घर में शादी होती है उसको मांगलिक कार्य क्यों कहते हैं? नहीं सुना। मंगल तो ब्रह्मचारी है। हाँ। तो मांगलिक कार्य क्यों कहते हैं? क्योंकि अष्टम स्थान का मालिक। नहीं पता। सी दैट अपने पूर्वज बड़े बड़े इंटेलिजेंट थे, क्योंकि मंगल के आशीर्वाद के बिना आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भूमि पुत्र हैं। और मंगल इसलिए ब्रह्मचारी हैं क्योंकि मंगल ये नहीं चाहते हैं कि इतने सारे लोग इस धरती पर रहें। आपके घर में बिना पूछे इतने सारे लोग आ जाए, आपको कैसा लगेगा? जल्दी से जाए, क्यों आ गए? ये मंगल का घर है। भूमि का प्रभार किसके पास है? मंगल के पास, भौम के पास। इसीलिए वो युद्ध कराते हैं, लाखों इकट्ठे मरते हैं, इसलिए वो वार का कारक है। तो इसलिए उसको सप्तम दृष्टि, एंड देन अष्टम, आयु का नाश। उसका रोल है कि भाई उसका घर क्लीन करना है उसको, और हम सब उससे बिना पूछे आए एक तो, इसीलिए वो इतने फ्रस्ट्रेटेड है, फ्यूरियस, इसलिए उसको 3 दृष्टि। अब ये 3 ग्रह आपने बताया कि 3 जिनके पास स्पेशल दृष्टि है, सबके पास 7 दृष्टि है इन तीनों के पास। अब ये तीनों एक साथ एक जगह पे बैठे हैं, एक ही जगह को देख रहे हैं, तो क्या रिजल्ट रहेंगे? क्योंकि मंगल और शनि कहते हैं शत्रु हैं। तो जब भी कोई 1-2 लोग ज्यादा एक ग्रह, एक हाउस को 2 से 3 से ज्यादा ग्रह देखते हैं, तो उसमें दृष्टि का क्या मतलब है? दृष्टि का मतलब है ग्रह वहां पर पहुंचा नहीं जब आप पैदा हुए, पहुंचना चाहता था। मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, वहां पहुंचना चाहता हूँ, तो वहां दृष्टि है मेरी। हाँ। See that? That means मैं planet sitting in this house, aspecting that house. That means दृष्टि का मतलब है डिजायर। ग्रह दृष्टि का मतलब है डिजायर, कि मैंने ये वाला तो ले लिया, इस हाउस में तो बैठ गया, फिर इच्छा थी वो वाला हाउस में जाने की, तो मैंने 3 हाउस मार्क कर रखे थे, यहाँ पे जाऊंगा। इसलिए दृष्टि डिजायर क्रिएट करती है, इसलिए वो आती जाती रहती है। वो दशा बेस्ड, इसलिए डिजायर जो है, दृष्टि का जो इंप्रेशन है वो दशा बेस्ड है। दशा होगी, इसलिए आपको कभी मन करता है गिटार सीखो, आप 2 महीने जाते हो, फिर आ जाते हो। जबकि आपको कोई चीज होती है जो आप जीवन भर करते हो, कोई आदत होती है, कोई गुण होता है, जो आप 2 महीने 3 महीने करते हो, ये दृष्टि बेस्ड चीज है, ये दशा बेस्ड। तो इसलिए 3-4 लोग एक साथ देखेंगे एक हाउस को, तो अलग अलग डिजायर आ रही। कभी ये कर, शनि कह रहा रुक जा, राहु कह रहा बढ़ जा, मंगल कह रहा गुस्सा हो जा, गुरु कह रहा वृद्धि करो। समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन किस तरह है? हमेशा जहां बैठे होंगे वहां पे भी कंफ्यूजन है, जहां देख रहे हैं वहां पे भी कंफ्यूजन है। फिर इनके लिए क्या सोल्यूशन होता है? सो दृष्टि और बैठक के लिए अलग अलग, जब दृष्टि है तो क्योंकि आना जाना हो रहा है, इसलिए दशा बेस्ड जो रेमेडीज है वो दृष्टि के लिए किया। दशा बेस्ड रेमेडी, मान लो आपको राहु की दशा है, राहु की दृष्टि है पंचम पे, तो आपको स्टमक में दिक्कत आ सकती है, तो राहु की रेमेडी आप पंचम के लिए उस समय करो, क्यों या ओम नमः शिवाय मंत्र करोगे, दुर्गा जी का मंत्र करोगे, वो दशा बेस्ड। जैसे 4th हाउस की अगर बात करें, 4th हाउस को सुख का भाव का है, गुरु मंगल शनि यहीं पे बैठ जाए सिंह राशि में, तो क्या रिजल्ट देंगे, क्या एस्पेक्ट्स होंगे इनके? हाँ, तो मतलब अब आपका मन है चतुर्थ में, उसमें शनि बैठे, दुख देंगे, सुख देंगे, दुख देंगे, दुख देंगे। मंगल बैठे, साहस देंगे, गुस्सा देंगे। तो शनि मंगल मन पे बैठे,
दुख जनित गुस्सा, दुख जनित मतलब बचपन का भरा हुआ दुख जो कि एंगर में बदला। उनके संग बैठे गुरु, तो गुरु दोनों को बोल रहे मत करो यार, क्या मतलब है? बृहस्पति अपन 3 लोग बैठे, मैं मंगल हूँ, आप शनि हो, एक गुरु है। मैं गुस्सा हो रहा हूँ, आप दुखी हो रहे हो, गुरु क्या बोलेंगे? न्यूट्रल हो जाओ, राइट? सो जुपिटर इज ट्राइंग टू बैलेंस दिस, ही इज सिटिंग इन द माइंड। मतलब जिसका भी ये चार्ट है, ये व्यक्ति जब ओम नमः शिवाय चैंटिंग करेगा, भगवान का ध्यान करेगा, बृहस्पति के मार्ग को फॉलो करेगा, तो ये जो दुख का भाव और एंगर फ्रस्ट्रेशन का भाव ये कम हो जाएगा। क्योंकि 3 प्लैनेट्स हैं तो इन्हीं की मेन दृष्टियां हैं और ये चीजें हो, तो मतलब इस तरह से लोग देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें, एक रेमेडी है। हाँ, और चतुर्थ स्थान माँ का स्थान, हाँ जी, वहां पर मंगल शनि बैठे, तो चामुंडा मंत्र करें, तो उससे आप, चामुंडा मतलब सिर को काटने वाली। कौन सा सिर को काटने वाली? जिसमें अहंकार, जिसमें गुस्सा है, कट जाए। सो रेमेडीज वर्क, अगर आप ढंग से डायग्नोस करो तो रेमेडीज वर्क्स लाइक मैजिक। मैजिक जैसा तो नहीं, बट स्टिल इट वर्क्स। करती है, जैसे वो मैजिक ही है ना कि अगर आपकी लाइफ में इतना बड़ा इवेंट लिखा है, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि आप कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा, तो बस खाली बाथरूम में गिर जाओगे, तो वो एक मैजिक ही हो गया ना। इतना बड़ा प्रॉब्लम आने वाली थी, वो छोटे में टल गई, वो एक मैजिक ही है। जैसे अभी हम बात करते आ रहे हैं कि डाइवोर्सेस की, रिलेशनशिप्स की, लिविंग्स की, इसमें क्या होता है कि जिस दिन सेपरेशंस होते हैं तो बच्चे होते हैं, बच्चों का सेपरेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। तब कौन सा प्लैनेट ये डिसाइड करता है कि पेरेंट्स का सुख बच्चे को मिलेगा या उसकी अलग अलग कस्टडी किसी के पास जाएगी? पंचम स्थान से पहला बच्चा देखते हैं, सप्तम स्थान से दूसरा, नवम से तीसरा। छोटे भाई है ना, पंचम से 3 गिनोगे तो सप्तम, सप्तम से 3 गिनोगे तो नवम। वो देखिए पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश आपके चार्ट में से सबसे ज्यादा बलवान कौन है और कष्ट में कौन है। वो बच्चे की कष्ट आपको नहीं मिलेगी जो कष्ट में। तो पति पत्नी का चार्ट हम रखते हैं सामने, फिर देखेंगे पत्नी के चार्ट में पंचमेश बलवान है तो पहला बच्चा वो लेगी। ओके। सप्तमेश अगर लड़के के चार्ट में बलवान है तो सेकंड चाइल्ड, दूसरा बच्चा उसके पास आऊंगा। अच्छा। तो ऐसा, अब पंचमेश सप्तमेश हो सकता है पति के चार्ट में दोनों ही खराब हो, तो उसको कोई कस्टडी नहीं मिलेगी, ऐसा भी होता ही है ना। तो इस हिसाब से ये हम आकलन करते हैं कि कस्टडी के लिए लड़ना भी है कि नहीं लड़ना, लड़ना है कि नहीं लड़ना। क्योंकि मेजरली फाइट डिवोर्स में जो डिले होता है इट इज बिकॉज ऑफ द कस्टडी। तो दोनों पेरेंट्स है, दोनों माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा हमारे साथ रहे, है ना। तो वो उसको देखकर आप डिसाइड करते हो। एंड सेम चीज हम वेरीफाई करते हैं D7 में, सप्तांश चार्ट, कि वो, बट यू नीड टू हैव बोथ द चार्ट्स, पति पत्नी का दोनों का चार्ट। इस सप्तांश का चार्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है इससे को देखने के लिए। लग्न को तो देखना ही है ना। लेकिन फिर ये षोडश वर्ग क्या होता है? षोडश वर्ग मतलब 16 वर्ग चार्ट, जैसे आपने कहा ना 16 संस्कार। हाँ जी। ये हमारे जीवन के 16 सबसे प्रमुख क्षेत्र हैं, इनका एक अलग अलग चार्ट है। ये डिराइव हो रहा है लग्न कुंडली से। जितने भी वर्ग चार्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं? जन्म लग्न अगर पहले 10 डिग्री पर हो तो नवांशा ऐसा बनेगा, जन्म लग्न अगर द्विस्वभावी राशि में हो तो ऐसा बनेगा। सो हर वर्ग का चार्ट जन्म लग्न से ड्राइव हो रहा है, राइट। सो वो थाली है, उसमें आलू की सब्जी भी है, गोभी की सब्जी है, अलग अलग डिश, 16 संस्कार है। हमारे जीवन के सबसे प्रमुख 16 क्षेत्र हैं, जिसमें आपके पति आ गया, बच्चे आ गए, माता पिता आ गए, भाई बहन आ गए, आपका कर्म आ गया, आपका विवाह आ गया, आपका लग्जरी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपका किस धरती पे रहेंगे, मतलब पृथ्वी के किस कोने में रहेंगे, देश में रहेंगे, विदेश में रहेंगे, आपकी मृत्यु कैसे होगी, आपका पिछला जन्म कैसा था, आपकी साधना कैसे होगी। ये 16 चार्ट आप देखते हैं और इन सब का इंडिविजुअल लेवल पे हम आकलन करते हैं, बट कीपिंग द जन्म लग्न इन द सेंटर, कीपिंग द जन्म लग्न इन द सेंटर। जैसे बहुत सिंपल सा तरीका बताते हैं कि मान लो D10 चार्ट है, दशमांशा कर्म का चार्ट, आप जन्म लग्न के लग्निश को उठाओ, दशमांशा में देखो वो नीच का हो जाता है, तो आप बोल सकते हो तू ऑफिस मुंह लटका के जाता है, ऑफिस जाता है, जब लग्नेश नीच का हो गया। सो ऐसे आप पूरा कोरिलेशन करके फिर उसका आंकड़ा, यानी कि हर मतलब 30 डिग्री का एक हाउस है, उसके हिसाब से ये 16 बने हुए हैं, 16 वर्ग के।
हर एक बहुत लंबी एस्ट्रोलॉजी जो लोग देख रहे हैं जो एक नॉर्मल ऑडियंस देख रहे होंगे कह रहे होंगे कि क्या चीज है ये। हाँ, तो इसलिए वो टेक्निकल है, इसलिए उसकी टेक्निकल जरूरत चीजें नहीं। हैं, टेक्निकल। तो मुझे लगता है आज के लिए काफी कुछ हो गया होगा। हाँ, जाते जाते ऑडियंस के लिए कोई अच्छी सी टिप। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता आया हूँ, सभी ग्रहों की रिपोर्टिंग शिव जी के पास, तो ओम नमः शिवाय से बड़ा कोई मंत्र नहीं। ये पंचाक्षरी नमः शिवाय पांचों एलिमेंट को कंट्रोल करता है, तो ये सबसे आसान रेमेडी है, सब कुछ आपको इससे मिलता है। दुनिया को चलाने वाले भगवान विष्णु है, तो ओम नमो नारायण, 2 मंत्र करने, बात खत्म। जैसे आपने कहा कि ओम नमः शिवाय, लेकिन अभी जैसे हमने पंचाक्षरी मंत्र की आपने बात की, कई बार आजकल कहा जाता है कि ओम का उच्चारण नहीं करना, खाली नमः शिवाय करें, ऐसा ओम क्यों का होता है? संपुट आप लगा सकते हो, नमः शिवाय इज पंचाक्षरी, बट ओम संपुट इज यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन, सो यू कैन डू दिस। अभी तो सब कुछ चलता है। ओम नमः शिवाय इज द मंत्र। ओम नमः शिवाय इज द मंत्र फॉर आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसी को अगर आप रेगुलर चैंटिंग करें। यस, 108 एवरी डे कीप द डॉक्टर अवे। नाइस, थैंक यू Thank you. सर आपका यहाँ पे आने के लिए और ऑडियंस को इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।